स्टूडेंट्स। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। और ये सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको ये समझ आएगा कि हमको कौन सी आइडेंटिटी कैसे यूज़ करनी है और किस टाइप से यूज़ करनी है। मतलब आइडेंटिटी यूज़ करने का आपको तरीका यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है, कि क्वेश्चंस में हम लोग किसी आइडेंटिटी को कैसे अप्लाई करते हैं और क्वेश्चंस में हम लोग कैसे पकड़ते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें हमको प्रूफ करना है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई थ्री प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई थ्री इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर जो हमारे टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। तो अगर हम इन 3 टर्म्स को एक साथ देखें तो क्या कोई फार्मूला बन रहा है, जो हमने ऐसा कोई फार्मूला पढ़ा हो। तो अगर हम तीनों टर्म्स को एक साथ देखेंगे तो कोई भी फार्मूला बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि हमने स्क्वायर वाले फार्मूले पढ़े थे, शायद आपको याद होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना। तो उसमें तो 2 ही टर्म्स होते हैं। तो हम क्या करें, यहाँ पर तीनों टर्म्स को एक साथ ना देख के पहले हम 2 टर्म्स को यहाँ पर देखें और उन दोनों में वो आइडेंटिटी जो हमने स्क्वायर्स वाली पढ़ी थी उनको अप्लाई करने का प्रयास करें, ठीक है। तो हम करते क्या हैं कि इसको तो ऐसे ही रखते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को तो ऐसे ही रखते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसको भी ऐसे रखता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई थ्री, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा ही तो है। तो इसको हम बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई थ्री, क्योंकि थीटा क्या है, एक्स माइनस पाई बाई थ्री है, ठीक है। तो ऐसा हमने इसलिए किया ताकि ये दोनों टर्म्स, ये वाला टर्म्स एंड ये वाला टर्म मिल करके आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी टाइप का। ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म दोनों मिल करके एक आइडेंटिटी बना देंगे जो कि हमको ऑलरेडी याद है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये अभी कॉस स्क्वायर एक्स को तो ऐसे ही रखना है, इसको टच नहीं करना है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई थ्री माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई थ्री और प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्या होता है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये डायरेक्ट आपकी आइडेंटिटी है और हमने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है। क्या थी आइडेंटिटी, इस टाइप की हमने 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, स्क्वायर्स वाली 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी। एक थी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की, जो कि किसके इक्वल होता था, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है। तो ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो इसको हम यूज़ कर देते हैं कॉस ए प्लस बी। तो ए हमारा क्या है, एक्स प्लस पाई बाई थ्री, कॉस ए प्लस बी प्लस बी, ठीक है। ये तो कॉस ए प्लस बी हो गया इंटू कॉस ए माइनस बी। तो ए माइनस बी में एक्स प्लस पाई बाई थ्री माइनस ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस पाई बाई थ्री। अंडरस्टैंड, समझ आ गया, क्योंकि हमें माइनस ऑफ दिस लिखना है ना, तो माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स प्लस पाई बाई थ्री हो जाएगा। और फिर इसके बाद इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपका प्लस 1 भी है कि नहीं, इसके अलावा प्लस 1 भी है, तो इसको हम इधर राइट कर देते हैं। ओके, यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया। फिर इसके बाद आगे थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ पर देखिए पाई बाई थ्री तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया मेरा कॉस 2x और इंटू
यहाँ पर क्या है इस ब्रैकेट में, एक्स एक्स कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा cos 2π/3। क्या आ जाएगा, cos 2π/3 + 1। सो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस cos 2x इंटू cos 2π/3 की वैल्यू, क्योंकि cos 2π/3 का मतलब हो गया cos 120। cos 120 की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, cos 90 + 30 लिखेंगे। तो cos 90 + 30 ये हमारा हो जाएगा माइनस साइन 30, और माइनस साइन 30 1/2, तो -1/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो cos 2π/3 की वैल्यू हो गई -1/2 + 1। ठीक है, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस, अब चूँकि ये वाला टर्म हमारा स्क्वायर में है तो हम करते क्या है, cos 2x का फार्मूला भी cos के टर्म्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये आपका cos स्क्वायर एक्स है ना, तो cos 2x का फार्मूला भी हम cos के टर्म में यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हम cos के टर्म्स में cos 2x का फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये हमारे कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे आसानी से, है ना। तो cos 2x क्या होता था, वो होता था 2 cos स्क्वायर एक्स -1, और ये -½ तो आपका बाहर मल्टीप्लाई में है ही, +1। सो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, और इस -½ का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जब -½ का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये आ जाएगा 2 एंड ये 2 कट जाएगा तो -cos स्क्वायर एक्स, फिर -½ का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो +1 आ जाएगा, +1। ठीक है, +1/2 आएगा यहाँ भाई, -½ का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो +½ आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, और ये आपका आ गया 1/2 + 1। तो 1/2 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, और यही हमको प्रूफ करना था। अंडरस्टैंड। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे। आई होप सभी के समझ में आ गया हो। तो बच्चों आइडेंटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आइडेंटिटीज़ अभी भी नहीं आती होंगी तो उसका तो अब भगवान ही मालिक है, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही समझाया, लेकिन अब जिसको समझना ही नहीं है तो अब उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमको प्रूफ करना है कि cos x + cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x - sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x + y/2। ठीक है, पूरा क्वेश्चन शायद एक साथ विजुअल नहीं हो रहा है, तो लेट मी डू समथिंग। ओके, अब विजुअल हो रहा होगा। ठीक है, हाँ, तो इसमें हमको प्रूफ करना है cos x + cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x - sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x + y/2। तो हम इसमें करते क्या हैं, सबसे पहले ये जो होल स्क्वायर्स हैं इनको अभी ओपन मत करो। जो हमको प्रूफ करना है वो हाफ एंगल के टर्म्स में प्रूफ करना है ना भाई, x + y/2 मतलब किसी एंगल का हाफ है यहाँ पर। तो हम करते क्या हैं, यहाँ पर अगर हम इन ब्रैकेट मतलब इन होल स्क्वायर्स के अंदर ही भाई, होल स्क्वायर्स के अंदर जो टर्म लिखे हुए हैं वो cos c + cos d टाइप के लिखे हुए हैं भाई। ये क्या है, cos c + cos d, ये क्या है, sin c - sin d। तो इनके फार्मूले अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इनके फार्मूले अप्लाई करने से हमको फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो टर्म हैं वो हाफ एंगल के टर्म्स में आने लगेंगे। मतलब जब हम cos c + cos d sin c - sin d अप्लाई करेंगे तो जो हमारी वैल्यू है वो कुछ हमको इसी टाइप से दिखने लगेगी। ठीक है, तो छोटा सा क्लू ही हमारे लिए अल्टीमेटली जो भी हमें प्रूफ करना होता है वहाँ तक पहुँचा देता है। तो यहाँ पर क्लू यही है कि सबसे पहले हम क्या करें, cos c + cos d और इस ब्रैकेट में sin c - sin d की जो हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं उनको यूज़ करें। ठीक है, तो cos c + cos d की आइडेंटिटी क्या होती थी, 2 cos c + d/2 इंटू cos c - d/2। दोनों ही इसमें cos में रहते हैं, 2 cos c + d/2 इंटू cos c - d/2। तो ये हो जाएगा 2 cos c + d/2।
तो x, क्योंकि यहाँ पर c क्या है x और d है y, तो x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। तो c माइनस डी बाई टू मीन्स x माइनस वाई बाई टू, और इसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों? क्योंकि कॉस x प्लस कॉस y का होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर तो हमें लगाना ही पड़ेगा। प्लस अब इसमें आ जाते हैं, यहाँ पर क्या है साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्म का लिखा हुआ है। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता था, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी, तो ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, तो एक्स माइनस वाई बाई टू, और इसका होल स्क्वायर भी, तो ये होल स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद अगर हम दोनों ब्रैकेट्स के अंदर देखें तो इसमें कुछ कुछ हमको कॉमन दिख रहा है, जैसे कि 2 कॉमन हो जाएगा, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है। कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू भी कॉमन हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है ना, दोनों ही ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म है तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमें क्या कॉमन लेना है, ये 2, लेकिन एक्चुअल में हमें स्क्वायर के बाहर कॉमन लेना है। तो ये 2 जब स्क्वायर के अंदर है तब ये 2 है, लेकिन जब हम इसको स्क्वायर के बाहर कंसीडर करेंगे तब तो ये 4 होगा ना। सिमिलरली कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू, जब ये स्क्वायर के अंदर है तब हम इसको क्या बोलेंगे, कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू, लेकिन अगर हम इसको स्क्वायर के बाहर कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या निकलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू कॉमन आएगा। ठीक है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्या 4 कॉमन हो गया, 4 मीन्स ये 2 कॉमन हो गया, एंड ये वाला टर्म कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू कॉमन हो गया, क्योंकि दोनों के साथ है। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू भी हमने कॉमन ले लिया। तो अब अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारा बचेगा कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू का स्क्वायर, मतलब ये बचा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, प्लस इसमें क्या बचा, इसमें बचा आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस ब्रैकेट के अंदर अगर हम इस एंगल को थीटा सपोज कर लें कि ये थीटा है, तो ये भी क्या है, थीटा ही तो लिखा है, मतलब जो एंगल ये है वही तो ये है। तो ये क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू तो 1 होती है। ये जो वैल्यू है जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, ये तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारी आइडेंटिटी है, तो ये क्या होगा, ये 1 के इक्वल होगा। तो कुल मिला के अगर ये 1 हो गया तो 1 इंटू दिस क्या आ गया, ये आ गया 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, और यही हमको प्रूफ करना था, यही हमारा राइट हैंड साइड भी है। तो समझ आया, तो इस टाइप से हमें प्रूफ वाले क्वेश्चंस को डील करना है। ठीक है, देखिए कोई भी प्रूफ वाला क्वेश्चन हो, अगर हमको उसको प्रोसीड करना है तो मेथड क्या है कि या तो हम उसका लेफ़्ट हैंड साइड लें और राइट हैंड साइड प्रूफ कर दें, या फिर राइट हैंड साइड लें लेफ़्ट हैंड साइड प्रूफ कर दें, या फिर किसी तरीके से हम पूरा एक्सप्रेशन ही प्रूफ कर दें। ऐसे भी तो कई क्वेश्चंस हम प्रूफ करते हैं कि हम पूरा जो एक्सप्रेशन है प्रूफ करने वाला उसी को कहीं से ले आते हैं जुगाड़ करके। तो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड की हेल्प से राइट हैंड साइड को प्रूफ करोगे तो नहीं कर पाओगे आप। सिमिलरली अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, पूरा एक्सप्रेशन प्रूफ करके लाना है। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको प्रूफ करके लाना है बाय यूजिंग सम कॉन्सेप्ट। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो हम इसमें करेंगे क्या कि इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे 10 के साथ एंगल हैं, कहीं तो 3x है, कहीं 2x है, कहीं पे x है, यही चीज़ हमारी राइट हैंड साइड में भी है। तो हम करते क्या हैं कि जो सबसे बड़ा एंगल है tan 3x ये है, तो tan 3x को हम ऐसे लिख लेते हैं tan 2x प्लस x, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, tan 3x है, tan 3x को हमने tan 2x प्लस x लिख दिया। अभी भी तो ये tan 3x के इक्वल होगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर tan ये a प्लस बी, tan a प्लस बी की आइडेंटिटी यूज़ कर देनी है। तो जब हम tan a प्लस बी की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, tan a, भाई tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan a
प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये आपका किसके इक्वल आ गया? 10 3x के इक्वल आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम 1 कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये जो हमारा आया है, अब हम क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? 10 3x इंटू 1, सो ये तो 10 3x हो गया। फिर इसके बाद माइनस दिस इंटू दिस। तो जब हम 10 3x का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 10 3x इंटू 10 2x इंटू 10x। ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या होगा? 1 इंटू दिस, तो ये आ जाएगा 10 2x प्लस 10x। ठीक है, समझ आया बच्चों? यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद जो हमको प्रूफ करना है उसका अरेंजमेंट आप देखिए, क्योंकि जो भी हमें प्रूफ करना है वो आ गया, बस थोड़ा टर्म्स को ट्रांसपोज करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? प्रूफ के अकॉर्डिंग। इसको आप देखिए कि कौन सा टर्म कहाँ पे है और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रांसपोज कर देना है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में क्या देख रहे हैं? 10 3x इंटू 10 2x इंटू 10x, है ना? तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म है इसको तो इधर ही रखना है, या हम ऐसा करें कि इसको उस साइड ले जाए, राइट साइड में, और बाकी के टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड ले आए। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 3x, ठीक है, और ये 10 2x इधर आएगा तो माइनस 10 2x, फिर 10x भी इधर आएगा तो माइनस 10x इज इक्वल टू राइट साइड में क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव है, उधर जाएगा तो ये पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 3x इंटू 10 2x इंटू 10x। तो यही तो हमको प्रूफ करना था कि नहीं? हैंस प्रूफ्ड। तो इसका जो प्रूफ था थोड़ा अलग टाइप का था, मतलब और क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते थे कि लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करके राइट हैंड साइड को प्रूफ करते थे, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया? पूरे एक्सप्रेशन को ही प्रूफ कर दिया। पूरा जो हमारा ये एक्सप्रेशन था, ये जो पूरा एक्सप्रेशन था, इसी को हमने प्रूफ कर दिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है 12th क्लास में, बहुत सारे इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस में इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी आपके समझ में आ गया, और अगर आगे फ्यूचर में कभी यूज़ होगा तो आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, इसको भी हम लोग आइडेंटिटी, मतलब ये भी हमारी एक आइडेंटिटी है भाई। ट्रिग्नोमेट्री में जो भी हम ये क्वेश्चंस प्रूफ कर रहे हैं तो ये भी हमारी क्या है? आइडेंटिटीज़ हैं। लेकिन अब सारी आइडेंटिटीज़ तो याद नहीं की जा सकती, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं वो मैंने आपको लिखवा दी, और उन्हीं का यूज़ करके हम इस टाइप की इन आइडेंटिटीज़ को भी प्रूफ करते हैं। ये भी तो हमारी आइडेंटिटीज़ ही हैं जो हम प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन अब सारी आइडेंटिटीज़ तो लर्न कर नहीं सकते, तो उनको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो इनको प्रूफ करने के लिए भी हम आइडेंटिटीज़ का ही यूज़ कर रहे हैं। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं, जो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, वो सारी आपको लिखवा दी गई हैं, और अगर आपको वो नहीं आएंगी तो फिर ये क्वेश्चन तो कैसे आ जाएंगे, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है, इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 π/8। हमको 10 π/8 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 10 π/8 का मतलब हो गया 45 का हाफ, 22.5 भाई। 10 π/4 क्या होता है? 45। तो π/8 क्या हो गया? 45 का भी हाफ, मीन्स 22.5। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या करना है? π/8 की वैल्यू निकालनी है। तो हम करते क्या हैं? हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, 10 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं? तो अगर हम इसी में थीटा इज इक्वल टू π/8 ले लें, क्या ले लें? π/8। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 2 इंटू π/8 भाई। थीटा इज इक्वल टू π/8 इसमें हम पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 2 थीटा, मतलब 2 इंटू π/8। तो 2 इंटू π/8 हो जाएगा π/4 इज इक्वल टू
2 tan थीटा, थीटा कितना रखना है, π/8 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह π/8। ठीक है, समझ आ गया। तो इसमें हमें करना क्या है, tan π/8 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, tan π/8। तो यहाँ पर tan π/8 ये देख रहे हो ना आप लोग, ये आ गया tan π/8, मतलब tan π/8 के टर्म्स में हमारी एक इक्वेशन आ गई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो tan π/8 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम करते क्या हैं, tan π/8 को कुछ शॉर्ट में सपोज कर लेते हैं ताकि बार बार हमको tan π/8 ना राइट करना पड़े। ठीक है, तो लेट tan π/8 को हमने थोड़ी देर के लिए कुछ मान लिया, x मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना है आपको x क्या है एक्चुअल में, tan π/8, जिसकी हमको वैल्यू निकालनी है वही है हमारा x। मतलब जो हमारी x की वैल्यू आएगी ना एक्चुअल में हमारा वही आंसर होगा, क्योंकि x को ही तो हमने tan π/8 माना है, tan π/8 को ही तो हमने x माना है और tan π/8 की ही हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए, तो tan π/4 क्या होता है, 1 होता है, इज इक्वल टू सी हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या किया हमने, ये जो हमारी एबव वाला स्टेप था इसमें हमने tan π/4 का मतलब हो गया tan 45, तो tan 45 1 होता है, इज इक्वल टू, इसको मैंने x लेट कर लिया है तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। सो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है, x के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक बन गई। अब क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन तो होगा नहीं। तो अगर फैक्टराइजेशन नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है उसकी हेल्प से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब हम उसकी हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, बहुत से लोगों को तो वो फार्मूला ही याद नहीं होगा, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जिसको याद नहीं है। फार्मूला ये होता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं, मतलब क्वाड्रेटिक जिसमें फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा है तो हम उसको इस फार्मूले से सॉल्व करते हैं। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर a क्या है, a है 1, b है आपका 2, c है आपका -1। तो फार्मूला क्या कहता है, माइनस b तो -2, क्योंकि b क्या है 2 है, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1 अपॉन 2a, तो अपॉन 2a मतलब 2 हो गया। सो ये हो गया x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 और ये प्लस 4 तो 8 हो गया अपॉन 2। सो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट 8 को लिख सकते हैं 2√2 अपॉन 2। ठीक है, तो 2 ऊपर से कॉमन हो जाएगा और कॉमन होके डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, 2 हमने ऊपर से कॉमन लिया, तो जब कॉमन हुआ तो अंदर बचेगा -1 प्लस माइनस √2 अपॉन 2। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये x इज इक्वल टू ये आ गया -1 प्लस माइनस √2। लेकिन अभी भी भाई x क्या है हमारा tan π/8 है, तो किसी भी एंगल के करस्पॉन्डिंग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू यूनिक होती है, एक सिंगल वैल्यू होती है, दो वैल्यू थोड़ा ना हो जाएंगी। तो tan π/8 की एक ही वैल्यू होगी, दो वैल्यूज़ पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसकी हर एंगल के करस्पॉन्डिंग एक फ़िक्स वैल्यू होती है, यूनिक वैल्यू होती है, दो वैल्यूज़ कभी नहीं हो सकती। लेकिन अभी तो हमारी x की दो वैल्यूज़ आई हैं, जबकि x मेरा क्या है tan π/8, तो tan π/8 की तो एक सिंगल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो अब यहाँ पे दो वैल्यू आई हैं तो एक वैल्यू को हमको हटाना पड़ेगा, तो उसका रीज़न भी तो होना चाहिए हटाने का। तो क्या रीज़न है, तो tan π/8
π/8 जो हमारा एंगल है वो 45 का हाफ है, मतलब 22.5। तो बच्चों 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल हो, 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल के करस्पॉन्डिंग आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालो, वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। क्या होती है? पॉजिटिव ही होती है। क्यों? क्योंकि हमने क्वाड्रेंट वाला सिस्टम पढ़ा है। 0 से 90 के बीच का जो एंगल होगा वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट में लाई करेगा ना। और फर्स्ट में क्या होता है? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। फर्स्ट में क्या होता है? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो चूंकि हम यहाँ पर 10π/8 की वैल्यू निकाल रहे हैं और π/8 जो हमारा एंगल है वो 0 से 90 के बीच में लाई करता है, तो इसलिए π/8 एंगल कहाँ पे लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो 10π/8 की वैल्यू हमें कौन सी वाली लेना है? पॉजिटिव वाली। यहाँ पर हमारी दो वैल्यूज़ आई हैं ना, एक नेगेटिव आई है और एक पॉजिटिव आई है। तो नेगेटिव वाले को हम एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि एंगल जो π/8 है दैट इज़ लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग टू दिस एंगल द वैल्यू ऑफ 10 वुड बी पॉजिटिव, देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू of 10π/8 would be what? -1 + √2। माइनस वाली नहीं होगी, क्योंकि -1 - √2 तो नेगेटिव हो गया ना, जबकि 10π/8 की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। तो -1 + √2 ये हमारा एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो x = आ गया -1 + √2। यहाँ पर राइट कर देता हूँ। अब इसके बाद x हमारा क्या था? x हमारा क्या था? x हमारा था 10π/8। तो हम इसको और अच्छे से लिख देते हैं। देयरफॉर 10π/8 = आ गया -1 + √2 या फिर √2 - 1, ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो ये हमारा 10π/8 की वैल्यू हो गई। समझ आ गया? आई होप सभी के समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस टाइप से हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा, और किसी को अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वो मुझे व्हाट्सएप के द्वारा उस क्वेश्चन को मैसेज कर सकता है, और जो भी उसकी प्रॉब्लम है वो अपना पूछ सकता है। ठीक है, कई बार बच्चों ऐसा होता है कि आप लोग मैसेज कर देते हो, व्हाट्सएप कर देते हो जो आपका क्वेश्चन होता है, लेकिन मैं नहीं देख पाता। तो अगर ऐसा हो, कभी भी ऐसा हैपेंस हो कि आपने क्वेश्चंस भी सेंड कर दिया लेकिन आपको उसका रिप्लाई नहीं मिल पाया, तो आप मुझे कॉल करके बता दिया करो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरा मोबाइल और भी लोगों के पास होता है, तो अगर उन्होंने व्हाट्सएप ऑन किया, नेट ऑन किया, तो वो होता क्या है कि आपका क्वेश्चन आ जाता है और वो आपको मोबाइल में शो होता है कि ये वाला जो क्वेश्चन है सर ने देख लिया है, लेकिन एक्चुअल में मैं देख नहीं पाया होता हूँ। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको ऐसा हो कि आपके क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं आया, तो आप मुझे कॉल करके एक बार रिमाइंड करवा दिया करो। ठीक है, सो ओके, थैंक यू।